हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। 12th की एनसीईआरटी बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया। तो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज किसकी वजह से आता है? चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इतना हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ी थी चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट होती है हमने क्या पढ़ी? सबसे पहली, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इजीली ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, जब भी बॉडी चार्ज होगी उसका मास इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होता है, ठीक है। फिर पढ़ा हमने चार्ज इज कंजर्व, सारी केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो करती हैं। फिर पढ़ा हमने चार्ज इज एडिटिव, कि टोटल बॉडी पर जो चार्ज होता है वो टोटल आप ऐड कर सकते हो, एडिटिव चार्ज होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ी एक चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज, ऑल चार्ज ऑन बॉडी आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो इतना हमने बेसिक पढ़ा था। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या होता है? Q = ±NE, ठीक। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, जो क्विज हमने किए थे, बेसिक क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कहते हैं इसको। एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या चार्ज के निकालने के, चार्ज की कैलकुलेशन के बेस पर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है 1 कप पानी में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं 1 कप पानी में, ठीक है। तो 1 कप पानी का मास अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है 250 ग्राम, मास जो है, ठीक है। तो 1 कप पानी का मास 250 ग्राम आपको लेना है। अब हमें निकालने हैं इसमें कितने। सबसे पहली बात, वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब H2O। सबसे पहले तो H2O, ये है वाटर। सबसे पहले आप बताओ H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। H2O जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ऑक्सीजन का होता है 16, एटॉमिक वेट H का होता है 1, तो H2 का हो गया 2, तो 2 + 16 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 18 ग्राम कह सकते हैं। और टोटल मास कितना है? टोटल मास हो गया 250 ग्राम। ध्यान समझना, 250 ग्राम मास है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18 ग्राम, H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। अब और देखो, अब क्या है? H2O। अब हम बात करें, क्योंकि हमसे पूछा है कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो आप बताओ H2O में कितने प्रोटॉन्स होंगे? H1, 1H1 का 1 हुआ, 1H1 का H2 आपके 2 हैं तो 2 प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स होते हैं 8, ठीक है। मैं आपको H2O का स्ट्रक्चर बताऊं। देखो H2O में H तो आपका ही आ गया 1H1, ठीक है। तो 1 प्रोटॉन तो यहाँ आ गया, प्लस 1 प्रोटॉन और ले लो, प्लस ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन हो गया 8 और 16, ठीक है। तो 1, 1 और 8 ये जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक H2O में, ध्यान रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने प्रोटॉन्स होंगे? वो हो जाएंगे 8 + 2 10। कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल कितने होंगे? 10। अब एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल का चार्ज हम निकाल सकते हैं, बट एक मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पर कितना अमाउंट है? वो है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम अगर अमाउंट है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मास गिवन है 250 ग्राम, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे निकालते हैं? सोचो जरा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं। 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कैसे निकलेगा भाई? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये निकालना है मुझे।
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिया इसको कैपिटल N से, ठीक है। तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम, अमाउंट लिख देता हूं मैं, 250 ग्राम में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमें सबसे पहले ध्यान आता है Na, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है ये 6.02 इंटू 10⁻23 जो होता है, ये किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल अमाउंट में, ठीक है। तो 1 मोल अगर H2 होगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na के बराबर। तो आपके पास 250 ग्राम में कितने मोल्स H2O हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है, हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na आप समझ गए, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लें तो हम इजीली 250 ग्राम में कितने मोल्स होंगे अगर हम ये निकाल लें तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, किसी भी अमाउंट में 250 ग्राम H2O में 250 ग्राम कप जो पानी है इसमें कितने मोल्स होंगे ये कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू Na। इससे आप क्या निकाल लोगे, इससे आप निकाल लोगे, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 10, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास कितना है हमारे पास, मास है 250 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, और Na 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ध्यान सुनना, ये है हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर टोटल मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाए तो हमें एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से निकलेंगे इन 1 कप वाटर, यहाँ 250 ग्राम में ये आएगा 8.36 इंटू 10⁻24, 8.36 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर या इन 250 ग्राम वाटर। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ये हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, कितने प्रोटॉन्स हैं, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम वाटर या इन 1 कप ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं इजीली। अब देखो, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मैं साथ ही लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये आएगा 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 10, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले 8.36 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स से टोटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 8.36 इंटू 10⁻25, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने ही प्रोटॉन्स मिलते हैं हमें 1 कप ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं इन 1 कप ऑफ वाटर, या फिर 250 ग्राम आप लिख सकते हो, 1 कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कप पानी में, ठीक है। बट आपसे इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो मैं नेगेटिव चार्ज पहले निकाल दूं, तो नेगेटिव चार्ज निकालें तो नेगेटिव चार्ज का मतलब आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दें 8.36 इंटू 10⁻25 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई। तो एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा 8.36 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है।
तो 19 और 25 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ तो बचेगा आपके पास 6। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़ीरो और कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा चार्ज 1.33 इंटू 10⁻7। वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 13 का एक पॉइंट और हमने डेसिमल प्लेस चेंज किया और एक ज़ीरो बढ़ा दिया, तो ये आ गया 10⁻7 कूलम। अब हम लिखेंगे कूलम क्योंकि आपको पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और ये माइनस में है तो नेगेटिव चार्ज इतना आया। सिमिलर पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज पूछे थे आपसे, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बच्चे 2 बार कहते हैं सर इसको 2 बार कराओ, तो मैंने आपको करा दिया है। अगर आप दोबारा आपको समझना है, थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा रुक के या थोड़ा रिवाइंड करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग मेथड्स, और सॉरी हम चार्जिंग की बात कर रहे थे, चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ ली। ठीक है, तो अब हम आगे चलें इलेक्ट्रिक चार्ज के नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज बॉडी में आएगा कैसे, क्या क्या मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैं आपको बता दूं, आपके पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब 2 बॉडीज को आपस में रब करने से। दूसरा आता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करके। और तीसरा होता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये तीसरा है। ठीक है, तो 3 मेथड है हमारे पास। 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं कि पहला मेथड क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। इन तीनों मेथड से बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, पहला मेथड फ्रिक्शन, इसका मैंने लास्ट क्लास में भी इंट्रोडक्शन दिया था आपको। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, हेयर और कॉम के बीच में अगर हम रबिंग करेंगे, कॉम और हेयर के बीच में अगर आप रब करोगे तो देखो आप, ये कॉम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आया। कहाँ से लेके आया, हेयर से लेके आया। ठीक है, इसका मतलब हेयर में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है और कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो कॉम्ब इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है, बट हेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, तो कॉम्ब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्या हुआ कि हेयर पे तो आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज। हेयर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, कॉम पर, तो कॉम पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो 2 बॉडीज को आपस में रब करने से, रबिंग से बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन। इफ वी रब अ बॉडी विद अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझाएं, इसको डायग्राम समझा सकते हैं। ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। ठीक है, दोनों पर चार्ज क्या है, 0। 0 का मतलब दोनों पर अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज को आपस में रब कर देंगे, कांटेक्ट में लाओ और रबिंग कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी यहाँ पर रबिंग कर रहे हैं, रब कर रहे हैं बॉडीज को एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपस में तो कांटेक्ट में लाके इसको रब कर देंगे। तो रबिंग से क्या होगा, जब हम रबिंग करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर जो एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराएगी एक बॉडी से। और दोनों में से किस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जिसमें लूजली बाउंडेड हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड हैं उसके कंपैरेटिवली जिसमें वीकली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी छूट जाएंगे। ठीक है, तो अगर जल्दी छूट गए इलेक्ट्रॉन, मान लो फर्स्ट बॉडी से इलेक्ट्रॉन छूट गए और सेकेंड बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फर्स्ट बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड बॉडी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई और सेकेंड बॉडी हो गई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर आप अब ये पूछेंगे कि दोनों बॉडीज कौन सी हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इन दोनों बॉडीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए देखो एग्जाम्पल दे रखा है। पहला है पॉजिटिव चार्ज की टेबल और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। सेकेंड बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेगी और फर्स्ट बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। तो कौन कौन सी फर्स्ट बॉडी हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैटेगरी में आती हैं, वो देखो ग्लास रॉड, फर्स्ट बॉडी में आता है ग्लास की रॉड। ठीक है, सेकेंड वूल
फर ड्राई हेयर क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, हेयर आपको पता है, फिर कैट स्किन। ठीक है, तो इनके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ। सिल्क का क्लोथ लो और ग्लास रॉड लें, अगर इसको आपस में रबिंग करेंगे, रब करने से ग्लास रॉड तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और सिल्क का जो क्लोथ है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर वूल और फर, अब वूल और फर ये है भी आपके सॉफ्ट आइटम है। वूल या फर को आप किससे रब करो, रबर है, प्लास्टिक है, एम्बर है, ये सब मटेरियल्स हैं जिनको आपको रब करने से, इनको आपस में रबिंग करने से क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव, इधर तो आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक का कॉम्ब भी होता है, तो प्लास्टिक का कॉम्ब अगर वूल या फर के साथ रबिंग करें, रगड़ेंगे अगर हम, तो क्या होगा, वूल या फर तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और प्लास्टिक, रबर, एम्बर ये सब मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन पे आ जाता है नेगेटिव और ये इन पे आ जाता है पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो ड्राई हेयर और कॉम्ब, ये भी वही है, कॉम्ब आपके प्लास्टिक कैटेगरी में आता है और ड्राई हेयर जस्ट लाइक फूल और रबर। ठीक है, तो जो सॉफ्ट है आप देख सकते हो उसमें ये सब सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं, ये जो मटेरियल हैं ये सॉफ्ट है, एक्सेप्ट फर्स्ट एग्जांपल, इसको छोड़ दें हम, तो वूल, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर और कैट स्किन ये सब जो है सॉफ्ट है। ठीक है, फरी है, वूली है, तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। और इनको ध्यान से देखो, रबर है, प्लास्टिक है, कॉम्ब है, ये सब हार्ड मटेरियल्स हैं, तो आप कह सकते हो हार्ड जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी छोड़ेंगे, तो वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जो सॉफ्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो ये हार्ड मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैट स्किन के साथ प्रैक्टिकल किया था एबोनाइट रॉड का, ये भी रॉड है, कैट स्किन और एबोनाइट रॉड, एबोनाइट की रॉड लेकर कैट स्किन पर रब किया गया, तो ड्यू टू फ्रिक्शन दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल जरूर आप समझेंगे, ग्लास रॉड है और सिल्क क्लोथ है, इसको आप अलग से रख लें। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके पास उनमें सॉफ्ट और हार्ड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कहना कि सर सॉफ्ट तो इसमें सिल्क क्लोथ है, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे यहाँ क्या है, एक्सेप्शन है। तो इस वाले एग्जाम्पल को छोड़कर बाकी सब में जनरली क्या होता है, सॉफ्ट चीज़ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी क्योंकि सॉफ्ट है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, और हार्ड इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ में आया, इसको कौन सा मेथड कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है, इजी है, हमें पता है, बेसिकली हम चार्ज को इस मेथड से ही समझते हैं। फ्रिक्शन हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है, इजीली हम उसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कॉम वाला बताया, मैंने आपको बलून वाला बताया था, ये सब क्या है, ये सब चार्ज कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट आ जाओ, कंडक्शन विद कॉन्टेक्ट। जो कंडक्शन मेथड है आपका सेकेंड मेथड, वो कंडक्शन है और उसमें कांटेक्ट होना जरूरी है बॉडीज के बीच में। कांटेक्ट होगा तो उसको कंडक्शन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नॉन एज कंडक्शन। ठीक है, मैं एग्जांपल बताऊं, देखो आपको, ये है फर्स्ट बॉडी ये रही, ठीक है, और ये है सेकेंड बॉडी, ये सेकेंड बॉडी है। अब फर्स्ट बॉडी के पास चार्ज है Q, बट सेकेंड बॉडी के पास चार्ज बिल्कुल नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट डायग्राम। अब इसके पास चार्ज नहीं है, मगर इसको मुझे चार्ज करना है और मुझे कंडक्शन मेथड से करना है। तो कंडक्शन मेथड में क्या जरूरी है, कांटेक्ट। तो यहाँ तो इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लिया है, ठीक है, यहाँ इन दोनों बॉडीज को किसी वायर से कनेक्ट कर दें, तो हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में ले आते हैं। फर्स्ट बॉडी है और ये आपकी सेकेंड बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज Q चार्ज था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर भी होगा, बट वो ट्रांसफर होकर धीरे धीरे इस पर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज हो जाएगा Q1, जो Q से कम होगा क्योंकि इसका कुछ चार्ज उधर ट्रांसफर हो गया, और इस पर चार्ज आ जाएगा Q2। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा और Q1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Q1 भी किस टाइप का चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल पॉजिटिव ही था। इसका कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसको कहते हैं हम कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सेकेंड बॉडी पे चार्ज
सेकेंड बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम कंडीशन बता सकते हैं। देखो कंडीशन क्या है, इफ बोथ कंडक्टर्स, अगर दोनों कंडक्टर्स जो हैं आपके, इफ बोथ कंडक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, इफ बोथ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, इफ बोथ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल देन, अब क्या होगा देखो, देन Q1 और Q2 इक्वल होंगे आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर ट्रांसफरिंग द चार्ज, दोनों बॉडीज पे चार्ज इक्वल होगा और ये टोटल चार्ज Q का हाफ होगा। ठीक है, ये जो चार्ज Q था टोटल, इसका हाफ कर लो, दोनों पे डिवाइड कर दो। मगर कब, जब ये दोनों बॉडीज सिमिलर होंगी, आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी होंगी, तब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, एक बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी है, तो चार्ज, उसकी कैपेसिटी, उसकी साइज कई बातों पे डिपेंड करके ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर बॉडीज दोनों एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो दोनों बॉडीज पे चार्ज इक्वल होगा और वो होगा फर्स्ट बॉडी जिसको हमने स्टार्ट किया था चार्ज ट्रांसफर करना, उसका हाफ वो खुद के पास रखेगा और हाफ सेकंड सिमिलर बॉडी है, आइडेंटिकल है, इसलिए उसको बराबर रेस्पेक्ट देते हुए बराबर चार्ज उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पढ़ना ध्यान से कॉन्सेप्ट में कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे चार्ज इक्वल होगा और आइडेंटिकल नहीं है तो बच्चों चार्ज अलग अलग होगा। इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, वो आप आगे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में अगर आपको दिया जाएगा वो ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि बॉडीज कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? नहीं, चलें आगे। तो ये मेथड सेकेंड मेथड था, इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। तो पहला हमने पढ़ लिया फ्रिक्शन, दूसरा हमने पढ़ लिया कंडक्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड मेथड। जो थर्ड मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें मैं आपको कंडीशन बताऊं, देखो कंडक्शन में तो लिखा था विद कॉन्टेक्ट, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे विदाउट कॉन्टेक्ट। मेन बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिना कॉन्टेक्ट करे या बिना किसी वायर से जोड़े कि एक कंडक्टर को दूसरा कंडक्टर चार्ज कैसे ट्रांसफर करेगा, तो वो मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्शन का मतलब इंड्यूस वर्ड से लिया हुआ है और यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होता है, ना कि ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर होता है, इसमें चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, तो कैसे होता है मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ। देखो, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय कंडक्शन इन 4 स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं? 4 स्टेप इसके, जिसमें आप देखोगे कि कैसे चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो इधर स्टेप 1 में हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। सपोज करिए बॉडी चार्ज है, फर्स्ट बॉडी है, ये चार्ज है, इस तरह से सपोज कर लेते हैं चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट कंडक्टर, और ये सेकेंड बॉडी है जो न्यूट्रल है। सेकेंड बॉडी चार्ज क्या है इसका, 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी रॉड के शेप में है, फर्स्ट बॉडी, इसको हमने चार्ज किया हुआ है, ये चार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो चार्ज बॉडी इज brought closer to neutral body. Charged body is brought closer to neutral body. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। इस मेथड में क्या करोगे कि चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के क्लोज लेके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। अब इस स्टेप में क्या होगा, इंडक्शन देखो, ये जो सेकेंड बॉडी है इस पर चार्ज 0 है। अब चार्ज 0 का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, होते हैं मगर इक्वल अमाउंट में, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेस में ना डेफिशिएंसी में। आपको बार बार बता चुका हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है, इलेक्ट्रॉन भी हैं प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, अब ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर ले, सॉरी अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ के प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है कि जब किसी चार्ज बॉडी के पास में न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं तो उसमें
जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में थे वो थोड़े से अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को तो रिपेल कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो उधर की तरह रिपेल हो गया और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्शन स्टार्ट हुआ, ये इसका पहला स्टेप है। स्टेप 1 क्लियर है, राइट। अब बताओ क्या सेकेंड बॉडी चार्ज हो गई क्या? देखो इधर सेकेंड बॉडी क्या यहाँ पे चार्ज हो गई? नहीं, सेकेंड बॉडी के दोनों साइड्स इक्वल अपोजिट चार्ज हैं। ये जो न्यूट्रल बॉडी थी आपकी सेकेंड बॉडी, इस साइड चार्ज आएगा माइनस का Q, इस साइड चार्ज आएगा प्लस का Q। ठीक है, और इस पर चार्ज था Q, तो इसका चार्ज माइनस Q, उसका चार्ज प्लस Q। टोटल चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी निकालें हम। ध्यान से सुनना कि केवल पास रखने से बॉडी चार्ज नहीं होती है। टोटल चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का टोटल चार्ज निकालोगे तो ये आएगा माइनस Q प्लस Q इक्वल्स टू 0। मतलब सेकेंड बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है, बॉडी का 0 है। तो ये आपका पहला स्टेप। ठीक है, अब चलें सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो सेकेंड स्टेप में बॉडी आपकी चार्ज बॉडी तो एज इट इज़ है ही सही। ये फर्स्ट बॉडी है जो चार्ज थी, इसको एज इट इज़ रखा हुआ है, और इसके पास में थी सेकेंड बॉडी जिसकी दोनों साइड्स, दोनों अपोजिट फेसेस अपोजिटिवली चार्ज हो चुकी हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या नया है, क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप में जो आउटर सरफेस है, दूर वाली साइड जो है सेकेंड बॉडी की, न्यूट्रल बॉडी की दूर वाली साइड, एक साइड होती है चार्ज बॉडी के पास वाली, एक साइड अपोजिट साइड जो दूर वाली साइड है, उसको हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। ये हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी। ठीक है, तो अगर अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग आपको पता है ग्राउंड से जोड़ना, ग्राउंड से जोड़ने का मतलब ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, और जो भी चार्ज अर्थ को देते हैं वो अर्थ सारा चार्ज अर्थ में अपने आप में ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है, अर्थिंग का मतलब ही होता है जहाँ भी अर्थिंग करोगे ओवर चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है वो अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग का मतलब चार्ज को अर्थ में भेजना, अर्थ में ट्रांसफ़र करना, राइट। सो अब देखो यहाँ पर जो ये वाला चार्ज होगा सेकेंड बॉडी की सेकेंड साइड में, कौन सा चार्ज था, प्लस का, ये हो जाएगा अर्थिंग से 0 हो जाएगा। इस साइड चार्ज बचेगा कौन सा, नेगेटिव ओनली, ये आया माइनस का Q। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब देख रहे हो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफ़र हो गया। तो अर्थिंग वाला मेथड जो है वो स्टेप 2 है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें अर्थिंग करनी है। अर्थिंग करने से क्या होगा कि अपोजिट फेज वाला चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अब बताओ थर्ड स्टेप में क्या करेंगे। स्टेप थर्ड में आप अर्थिंग को रिमूव करोगे, राइट। सो स्टेप थर्ड में अर्थिंग को रिमूव करें। ये है आपकी फर्स्ट बॉडी जो चार्ज थी, ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, प्लस का Q, और ये आपकी सेकेंड बॉडी जो न्यूट्रल थी पहले, फिर इसके अपोजिट फेजेस चार्ज हुए, फिर अर्थिंग हुई, और अब इस यहाँ पर अर्थिंग को रिमूव कर दिया स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या है, अर्थिंग इज रिमूव्ड, ग्राउंडिंग या अर्थिंग इज रिमूव्ड, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, तो अर्थिंग को रिमूव करोगे, आप देखोगे इसमें माइनस Q था। ठीक है, माइनस Q इस साइड बचा था, माइनस Q आपका, और इस साइड चार्ज क्या था, 0 था। इस साइड तो चार्ज 0 हो गया था, और इस साइड क्या बचा, माइनस का Q। ठीक है, दिस इज स्टेप थर्ड, जिसमें आप अर्थिंग को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हो। स्टेप थर्ड में आप अर्थिंग को रिमूव कर देते हो। ठीक है, अब देखोगे आप रिमूव करने के बाद इस पर चार्ज आ गया माइनस का, इस साइड एक साइड चार्ज था, और स्टेप फोर्थ में देखोगे अब आप स्टेप थर्ड में तो आपने अर्थिंग को रिमूव कर दिया। अर्थिंग को रिमूव करने से आपका नेगेटिव चार्ज साइड रहेगा, इस साइड चार्ज 0 हो जाएगा। अब स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, देखो सेकेंड बॉडी को आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट बॉडी को आप यहाँ से हटा लो। फर्स्ट बॉडी थर्ड स्टेप तक साथ रहेगी, इंडक्शन का इफेक्ट देती रहेगी, और लास्ट स्टेप में फर्स्ट बॉडी को हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बॉडी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे हुए थी।
ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन था, तो ये माइनस चार्ज इस साइड इकट्ठा हो रहा था। अब लास्ट स्टेप में, स्टेप 4 में फर्स्ट बॉडी क्या करोगे, फर्स्ट कंडक्टर जो था, या फर्स्ट कंडक्टर या फर्स्ट बॉडी जो थी, फर्स्ट कंडक्टर इज रिमूव्ड। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ में दोनों स्टेप में, थर्ड में तो आपको अर्थिंग रिमूव करनी है, फोर्थ में फर्स्ट बॉडी को हटाना है। अब जैसे ही फर्स्ट बॉडी को हटाएंगे हम, इसका जो नेगेटिव चार्ज था -q, वो इस पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली बराबर फॉर्म में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सेकेंड बॉडी पर चार्ज आ जाएगा, ये देखो -q। ठीक है, इस तरह से आप देखो सेकेंड बॉडी का चार्ज क्या है, -q, और फर्स्ट बॉडी पे चार्ज क्या है, +q। इसका चार्ज देखना, ध्यान से देखोगे इसको, क्या इससे हमने चार्ज लिया कुछ, इसका चार्ज +q बना रहेगा, और इस पर चार्ज हमने इंड्यूस कर लिया, इसी का चार्ज था, इसी में से हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को हटाकर केवल इसको नेगेटिवली चार्ज शो किया बाय हेल्प ऑफ अर्थिंग और बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर, ये भी एक मेथड इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार चार्ज को इंड्यूस करके बनाया जाता है। अब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, मैं लास्ट में आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला, Q इंड्यूस्ड, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो इट इज इक्वल टू -q, ये Q गिवन था, इंटू 1 - 1/k, ये फॉर्मूला है। अब आप देखोगे इसमें k एक नई क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है आगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। k को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये आपका कंडक्टर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडक्टर हैं। और k फॉर कंडक्टर क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं। देखो, आपने फॉर्मूला लिखा, k इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, इसलिए q इंड्यूस की वैल्यू की बात करें तो -q गिवन 1 - 1/इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। लो क्या बचा, q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू -q गिवन। ठीक है, तो q इंड्यूस्ड कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, इक्वल्स टू -q गिवन क्या था, प्लस का q, तो आंसर आ गया -q। ठीक है, तो कितना चार्ज इंड्यूस किया हमने, -q इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये थे चार्जिंग के मेथड्स, हमने पढ़े चार्ज की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्जिंग के मेथड्स, चार्ज को कैसे कैसे हम चार्ज, मतलब किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके 3 मेथड हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये तीनों हमने डिटेल में पढ़े। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में आज जो हमने पढ़ा, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। फिर उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखकर आप नोट्स बनाते रहें। बिल्कुल आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। टिल देन, गुड बाय।